फटाफट अगले पार्ट नंबर 12 पर 185 नंबर पेज से स्टार्ट कर रहे हैं नाथ अकेडमी के नोट से। डेरिवेटिव्स पर हमें डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स मतलब डेराइव होने की चीज़ से। डेरिवेटिव्स आर दोज एसेट्स हुज वैल्यू इज डिटरमिन्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ समथिंग अंडरलाइंग एसेट्स। अंडरलाइंग एसेट क्या होता है समझ लो, वैसे बेसिकली समझ लो, मान लो आप टी बेचते हो, कॉफ़ी बेचते हो, तो उसकी प्राइस डिपेंड करता है उस मिल्क के ऊपर। अगर मिल्क का प्राइस बढ़ेगा तो आपका जो टी या कॉफ़ी का प्राइस भी बढ़ेगा। तो आपका अंडरलाइंग एसेट क्या है, यहाँ पर मिल्क है, मिल्क के प्राइस पर डिपेंड करते हैं आपका टी का प्राइस, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स वही एसेट्स है जिसकी वैल्यू डिटरमिन होती है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ समथिंग अंडरलाइंग एसेट्स, ठीक है। मान लो फ्यूचर एंड ऑप्शंस है तो उसकी वैल्यू जो होती है बेसिकली वो किस पर डिपेंड करती है, उन शेयर्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। अगर शेयर्स के रेट बढ़ेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। तो उसी तरह से अंडरलाइंग एसेट, तो यहाँ पर समझ लो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होते हैं वो डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव्स होते हैं और जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है शेयर्स के ऊपर, ठीक है। तो अंडरलाइंग एसेट्स में भी क्या हो सकते हैं, मे बी इक्विटी हो सकता है, मे बी कमोडिटी हो सकता है, करेंसी हो सकता है। द लिस्ट ऑफ द डेरिवेटिव एसेट इज लॉन्ग। डेरिवेटिव इज द मोस्ट मॉडर्न फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन हैजिंग रिस्क। ये हैजिंग के लिए बेसिकली यूज़ होता है ताकि रिस्क को कम करने के लिए, हैजिंग मतलब रिस्क को कम करने के लिए बेसिकली इंट्रोड्यूस किया हुआ है इसको। हेजिंग द रिस्क मतलब समझे लॉस को कम करना। मान लो एग्जांपल ले लो कि मान लो गोल्ड का तुम्हें गोल्ड खरीदना है, तुम सर्टेन हो इस बारे में तुम्हें गोल्ड खरीदना है और तुम्हें खरीदना है 1 महीने के बाद, लेकिन रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब तुम्हें लगता है यार अभी तो मैं तो खरीदना नहीं है, मुझे मेरे पास इतना है भी नहीं, पैसे भी नहीं है, लेकिन उस समय खरीदूंगा तो मैं इतना ज़्यादा मेरा लॉस हो जाएगा क्योंकि प्राइस मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि उस समय इसकी कीमत हो जाएगी 60,000, अभी चल रही 50,000। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऑप्शन लेता हूँ, मतलब एक डेरिवेटिव। ये हेजिंग की बात कर रहा हूँ कि लॉस कम कैसे करना है। अभी मान लो उस समय तुम उसके बाद जाते हैं बंदे के ज्वेलर के, मुझे ये गोल्ड चाहिए लेकिन मैं आपसे, अभी तो रेट चल रहा है 50 का लेकिन रेट बढ़ रहा है, तो मैं 55,000 के हिसाब से मैं आपसे ले लूँगा, ठीक है। उसको लग रहा है कि 60,000 पहुँचेगा बंदे को जो खरीदने वाला है, लेकिन कहते हैं मैं 55,000 पे आपसे ले लूँगा, 55,000 रुपये में आपसे ये लेना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ सिक्योरिटी देता हूँ। तो वो सिक्योरिटी जो होता है ना, वो प्रीमियम, वो अमाउंट जो होता है बेसिकली वो लेता ही लेता है। कौन लेता है, ये जो सिक्योरिटी दे रहा है। वो कहता है ठीक है आप मुझे 5,000 रुपये दे दो आज और बुकिंग करवा लो, अगले जो महीने हैं आप जब लोगे ना तो मैं आपको इसी रेट पे दूंगा ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये ऑप्शन की तरह काम करता है। मतलब ये बेसिकली हेजिंग टेक्निक्स होती हैं ताकि आपका रिस्क जो आपका लॉस है बेसिकली जो कम किया जा सके, ठीक है। द कॉमन प्लेस वेयर द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव मार्केट। अब फ्यूचर की बात भी कर लेते हैं। अच्छा, ऑप्शन में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उसे खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, नहीं तो वो प्रीमियम जो आपने उधार दिया होता है, मतलब प्रीमियम दिया होता है एक अमाउंट उस वेंडर को, वो आपका मर जाता है। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है कि आप फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि फ्यूचर में मैं खरीदूंगा या फिर ये बेचूंगा ये एसेट, तो उस समय आपको खरीदना होता है, वो लीगल बाउंडेशन हो जाती है आपके पास, ठीक है। ऑफ द करंट मार्केट प्राइस एट द एक्सपायरी, तो करंट मार्केट जो भी आपका अंडरलाइंग एसेट होता है, बायर मस्ट परचेज और द सेलर मस्ट सेल द अंडरलाइंग एसेट एट दी सेट प्राइस। जो भी मैं रख देता हूँ कि मैं 55,000 मैं ख़रीद लूँगा भैया फ्यूचर में, तो उसको ख़रीदना ही पड़ेगा या बेचना ही पड़ेगा, चाहे वो उसमें अगर मान लो 60,000 चल रहा है तो आपको फ़ायदा है, लेकिन उसमें अगर 50 से और कम हो गया 45 तो आपका लॉस ही लॉस है। तो समझ लें, तो फ्यूचर में फ़ायदा भी है लॉस भी, तो ये डेरिवेटिव्स होते हैं। फिर आगे स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब नाम से पता लग रहा है एट द स्पॉट, ठीक है। एट द स्पॉट मार्केट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड कैश मार्केट भी कहते हैं, वेयर द सेल एंड परचेज ऑफ द कमोडिटी टेक्स प्लेस फॉर इमीडिएट डिलीवरी। कमोडिटी की बात हो रही है। कमोडिटी क्या होता है, आपका जो भी कमोडिटी हो गया, दालें दूल्हे धनिया अदरक लहसुन जो भी है, मतलब हल्दी, ये सारे के सारे कमोडिटी में आ जाते हैं। तो कमोडिटी के लिए स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट उसी समय होना चाहिए, दोनों को होना चाहिए, ऑनर का भी और जो बेचने वाला, मतलब ऑनर और खरीदने वाला दोनों को साथ में एट द स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बेचने के लिए, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एग्रीमेंट मेड टुडे बिटवीन ए बायर एंड सेलर टू एक्सचेंज द कमोडिटी और इंस्ट्रूमेंट फॉर कैश एट ए प्री डिटरमिन्ड फ्यूचर डेट एट ए प्राइस एग्रीड अपॉन टुडे, ठीक है। समझ ले, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी है, एक डेरिवेटिव भी है, ठीक है। जैसे कि उसमें 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं डेरिवेटिव में, बेसिकली हमने 2 की बात की, फ्यूचर ऑप्शन, इसमें एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और एक और होता है। ये होते हैं 4 तरह के, फॉरवर्ड होता है, फ्यूचर होता है, ऑप्शन होता है और स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो फॉरवर्ड बोल एकदम सेम तरह का है फ्यूचर की तरह, तो बेटा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलता है, ये सिर्फ ओवर द काउंटर चलता है। काउंटर में 2 लोग बैठे हैं सामने सामने, जैसे कि कमोडिटी में रहते हैं, तो सामने सामने बैठ के वो करते हैं कि बेटा मैं फ्यूचर में तुमसे खरीद लूँगा, ठीक है। तो ये
ट्रेड करते हैं ओवर द काउंटर, काउंटर पे बैठ के करते हैं। ये जो कमोडिटी वगैरह में बैठ के लोग करते हैं ना, भाव वगैरह फिक्स करते हैं कि मैं फ्यूचर में उनसे खरीद लूँगा ये, लेकिन वो कहीं से भी क्या नहीं है, वो स्टैंडर्ड नहीं है एक, ठीक है। तो लेकिन ये स्टैंडर्डाइज है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज स्टैंडर्डाइज टर्म्स एंड ट्रेडेड ओवर द एक्सचेंज विद द प्राइसेस आर सेटल्ड ऑन द डेली बेसिस अंटिल द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। समझ के बात। अब स्वैप का मतलब भी समझ लो। स्वैप भी जो होता है ओवर द काउंटर वाला इतना पॉपुलर नहीं है, क्यों ये भी ओवर द काउंटर होता है, क्योंकि स्वैप कॉन्ट्रैक्ट भी एग्जांपल देखो। स्वैप का मतलब कि मान लो यहाँ पर देखो एग्जांपल एक मैं देखा था, बड़ा अच्छा से ढूंढा था। ही स्वैप्ड हिज कप केक फॉर ए कैंडी बार, ठीक है। एक सिमिलर तरह की चीज़ों का ही स्वैप होता है। ही स्वैप्ड डेजर्ट विद हिज ब्रदर, ठीक है। डेजर्ट्स विद हिज, दोनों के पास डेजर्ट है, एक के पास वनीला है, एक के पास बटर स्कॉच है, दोनों ने आपस में क्या कर लिया, स्वैप कर लिया है, ठीक है। दोनों को स्वैप करने का ऑप्शन मिल गया। तो स्वैप इसे डेरिवेटिव दो तरह की बेसिकली, तीन तरह की हैं बेसिकली। स्वैप से इंटरेस्ट रेट का स्वैप कर लेते हैं, तो करेंसी स्वैप कर लेते हैं, या फिर हाइब्रिड स्वैप भी होते हैं। स्वैप इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वन पार्टी एक्सचेंजेस अ स्वैप सा कैश फ्लो, मतलब कि जैसे कैश फ्लो होना था, और द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द एसेट फॉर द अनदर, ठीक है। ये इंटरेस्ट रेट है दूसरे का इंटरेस्ट रेट, मैं स्वैप, हम दोनों आपस में स्वैप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी पेइंग ए वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, मे स्वैप इट्स इंटरेस्ट पेमेंट विद अनदर कंपनी। समझ गए, दूसरी कंपनी के साथ मैं स्वैप कर लेता हूँ। ये मैं तुम ये इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हो, मैं ये कर रहा हूँ, हम स्वैप कर लेते हैं आपस में, ठीक है। इतना खास समझ में तो नहीं आया, बट हाँ हल्का हल्का तो समझ में आ ही गया है। थोड़ा सा इसको फिर से समझेंगे तो थोड़ा समझ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल कंपनी पेइंग वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो वो किसके साथ स्वैप करता है, उसको दूसरी कंपनी के साथ। देन ही विल पे द फर्स्ट कंपनी फिक्स रेट, कि मुझे फिक्स रेट पे देना था भैया, मैं तुम्हारे साथ स्वैप कर लेता हूँ, ठीक है। तुम फिक्स रेट पे देते रहना, मैं तुम्हें फिक्स रेट पे देता रहूँगा, तुम आगे वेरिएबल रेट देख लेना। तो वेरिएबल रेट और फिक्स रेट, ये इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट की बात हो रही है, वो उन्होंने स्वैप कर लिया, वो फंक्शन उन्होंने स्वैप कर लिया। तो हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आ गया। ये भी OTC होता है, हमने पढ़ लिया, ओवर द काउंटर होता है। द क्वांटिटीज ऑफ द अंडरलाइंग एसेट ऑफ द टर्म फुली नेगोशिएबल होती हैं। फीचर्स ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपोज टू काउंटर पार्टी रिस्क रहता है इसके अंदर। प्रॉब्लम्स ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग, सीधी सीधी बात है, इलिक्विड, लैक ऑफ द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द ट्रेडिंग, इलिक्विडिटी रहता है, काउंटर पार्टी रिस्क रहता है, ठीक है। आगे क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात भी हमने कर ली थी कि फ्यूचर में ऐसा होगा, हम ले लेंगे, ये ऑलरेडी हम बात कर लिए हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, कमोडिटी फ्यूचर्स होते हैं और फाइनेंशियल फ्यूचर्स होते हैं, ठीक है। तो वेयर द अंडरलाइंग कमोडिटी, वेयर द अंडरलाइंग इज द कमोडिटी और द फिजिकल एसेट सच एज द वीट हो गया, कॉटन, बटर, एग्स एक्सेट्रा में बात करें, कमोडिटी होता है। सच कॉन्ट्रैक्ट्स बिगेन ट्रेडिंग on Chicago Board of Trade CBOT in 1860s in India. Two futures on soybean, black pepper, spices have been trading for long, ठीक है। सोयाबीन, ब्लैक पेपर और स्पाइसेस का चल रहा है, तो ये तीन चीज़ें याद रख लेना, सोयाबीन, ब्लैक पेपर और स्पाइसेस। इसको प्राइमरी क्या आ सकता है। फाइनेंशियल फीचर्स की बात करते हैं, विद अंडरलाइंग इज द फाइनेंशियल एसेट सच एज ए फॉरेन एक्सचेंज, इंटरेस्ट रेट, शेयर्स, ट्रेजरी बिल और स्टॉक इंडेक्स। अच्छा, उसमें भी फाइनेंशियल में भी फीचर्स हैं, यस फाइनेंशियल फीचर्स भी हैं, ठीक है। फ्यूचर्स की तो हमने बात कर ही रखी है, सच एज फॉरेन एक्सचेंज, इंटरेस्ट रेट, शेयर्स वगैरह, ये रहते हैं फाइनेंशियल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंड, मतलब मैं मानता हूँ ये जो हमारा इंटरेस्ट रेट, ये जो फॉरेन एक्सचेंज है, ये कैसे कैसे फ्यूचर में कितना रहेगा, मैं उसके हिसाब से आज बेसिकली मैं आज बेटिंग लगा रहा हूँ कि फ्यूचर में ये इतना रेट होगा, उसके हिसाब से मैं आज खरीद लेता हूँ, ठीक है। मुझे चाहिए क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड आइटम इन फ्यूचर, क्वांटिटी, क्वालिटी, डेट, यूनिट्स, लोकेशन ऑफ द सेटलमेंट, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्डाइजेशन, क्लियरिंग हाउस, मार्जिन्स, टाइम स्प्रेड, यूजेस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, हेजिंग, स्पेकुलेशन में अंदाज़ा लगाना, प्राइस डिस्कवरी, द प्राइस डिस्कवरी इज द यूज ऑफ फॉरवर्ड फ्यूचर प्राइसेस टू प्रोडिक्ट द स्पॉट प्राइस दैट विल प्रिवेल इन द फ्यूचर। प्रोडक्शन, इसमें स्पेकुलेशन बहुत चलता है। पार्टिसिपेशन इन द फ्यूचर मार्केट, हेजर्स, स्पेकुलेटर्स चलते हैं। आरबी ट्रेगर्स, ये क्या होता है, आरबी ट्रेगर्स प्रॉफिट फ्रॉम द प्राइस डिफरेंस एग्जिस्टिंग इन द टू मार्केट्स बाय साइमल्टेनियसली ऑपरेटिंग इन टू डिफरेंट मार्केट्स, ठीक है। द प्राइस डिफरेंस से ये पैसा कमाते हैं। स्पेकुलेशंस प्रोवाइड liquidity and depth of the market mechanism in the future contract. Selling or buying the future contracts is a way of describing commitments a seller of a future can sell without previously having bought.
मैकेनिज्म ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आ गया हमारे पास। डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्यूचर प्राइसेस इक्वल टू स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरिंग। ठीक है, तो द स्पॉट प्राइस ऑफ द करंट कमोडिटी विल बी एग्रीगेट ऑफ द स्टोरेज कॉस्ट, इंश्योरेंस चार्जेस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस। तो स्पॉट प्राइस अगर एमसीक्यू आगे तो क्या क्या इसमें 4 चीज़ें हैं, स्टोरेज, इंश्योरेंस करवाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर फाइनेंस चार्जेस आएंगे। चलो आगे आ जाओ। बेसिस, उसके बाद कॉन्टेंगो पढ़ेंगे। कॉन्टेंगो क्या होता है भैया, इफ़ द फ्यूचर प्राइस जो है ग्रेटर देन द स्पॉट है तो उसे कहेंगे कॉन्टेंगो। ठीक है, अंडर नॉर्मल मार्केट कंडीशन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर प्राइस्ड अबव द स्पॉट प्राइस, दिस इज नोन एज कॉन्टेंगो मार्केट। क्या कहते हैं इसको, कॉन्टेंगो की प्राइस बढ़ेंगे सोच के चलते हैं। उसके बाद है बैकवार्डेशन, द स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन द फ्यूचर प्राइस, इट इज़ कॉल्ड द बैकवार्डेशन। बैकवार्डेशन मतलब बैकवर्ड चलेगी, बैकवर्डेशन। अभी प्राइस आपके इसमें आता है, हम प्रेडिक्ट करते बढ़ेंगे लेकिन पीछे चलेगी वो प्राइस, तो उसको कहते हैं बैकवर्डेशन। ठीक है, सिंपल पे ऑफ पोजीशंस इन द फ्यूचर, मीनिंग ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फिर ऑप्शंस रहते हैं। ग्रोथ इज रिजल्टिंग, ऑप्शंस की भी हमने बात कर ली है। फिर फीचर्स ऑफ द ऑप्शंस इज एक्सरसाइज ओनली बाय द ऑनर, नेमली द बायर ऑफ द ऑप्शन। ऑनर हैज लिमिटेड लायबिलिटी। डिफरेंस बिटवीन द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये भी हमने पढ़ा था। डिफरेंस कहता है कि फीचर बिटवीन फ्यूचर एंड ऑप्शन इज दैट द फॉर्मर इन्वॉल्व्स, द फॉर्मर यानी फ्यूचर इन्वॉल्व्स ऑब्लिगेशंस वेयर एज द लेटर कॉन्फर राइट्स। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा प्री रिक्विजिट ऑफ द ऑप्शन मार्केट, इट इज ऑब्जर्व दैट वेयर एवर देयर इज अ प्राइस वॉलेटिलिटी देयर इज अ पोटेंशियल नीड फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अगर वॉलेटिलिटी बहुत है, वॉलेटिलिटी यानी मार्केट बहुत जल्दी से ऊपर नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे ज़रूरत है कि आपको ऑप्शंस मिलें। ठीक है, रिस्क डिस्पर्सल पोटेंशियल, वॉलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, लिक्विडिटी इन ट्रेडिंग लिक्विडिटी, अंडरलाइंग स्टैंडर्डाइज्ड हो जाती है, कम्पिटिटिव अंडरलाइंग कैश मार्केट। इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑप्शन प्राइस होता है। इट में हाउएवर नॉर्मल समवेयर बिटवीन द रेंज ऑफ 5 to 10% ऑफ द शेयर प्राइस लिखा है। स्ट्राइकिंग प्राइस होता है, स्ट्राइकिंग प्राइस क्या होता है, द फिक्स्ड प्राइस एट विच द ऑप्शन में बी एक्सरसाइज नोन एज द स्ट्राइकिंग प्राइस। ये मेरा स्ट्राइक प्राइस है, मैं इसके ऊपर जाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्राइकिंग प्राइस बन जाता है कि इस प्राइस को मैं करंट कोट करूंगा, मैं इस प्राइस पे खरीदूंगा ये। तो आ गया डिक्लेरेशन डे, एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ द होल्डर ईदर या तो वो अबेंडन करेगा ऑप्शन का क्लेम को, राइट, या तो उसको एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, या तो अबेंडन करेगा तो या तो एक्सरसाइज करेगा। डीलिंग अगेंस्ट ऑप्शंस मनी इज मोस्टली गिवन बाय स्पेक्यूलेटर्स। कौन देता है ये, स्पेक्यूलेटर्स देते हैं। हुज इंटेंशन इज टू डील एट ए प्रॉफिट अगेंस्ट द ऑप्शन बिफोर इट एक्सपायर्स। ठीक है, तो लिमिटिंग रिस्क ऑप्शंस आर एक्सपेंसिव एंड इन ऑर्डर टू प्रॉफिटेबल रिकॉर्ड फेयरली शार्प शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट देखना पड़ते हैं। शार्प टर्म प्राइस मूवमेंट, गियरिंग percentage wise the price movement of a traded option are more extreme than those of the underlying share. The holder of an option is then exposed to a higher risk, but on the other hand could reap greater reward in relation to the amount of his her investment. Option premium is the price paid by the buyer or the seller to acquire the right to buy or sell. Expiration date, take the date, open interest, open holder, withdraw, assignment option, pair, market maker, call option। तो कॉल ऑप्शन क्या होता है, बेसिकली कॉल ऑप्शन में बायर के पास राइट आ जाता है, इसमें वो कुछ प्रीमियम अमाउंट पे करता है। तो स्टार्टिंग में एक प्रीमियम अमाउंट पे करता है कि बेटा अगर गोल्ड का रेट बढ़ेगा, कॉल ऑप्शन मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो मैं उसे खरीद लूँगा। ठीक है, मैं उसे खरीदूँगा, और अगर वो उसे खरीदना चाहता है, बायर अगर खरीदना चाहता है उस प्राइस पर उस दिन को आके, तो राइटर मतलब जो बेचने वाला होता है उस दिन उसको क्या कहते हैं, सेलर को कहते हैं, सेलर को राइटर कहते हैं। तो उसको उस दिन सेलर को वो चीज़ उसको बेचनी ही पड़ेगी। सेलर के पास फिर ये नहीं है कि पीछे हट जाऊँगा, नहीं मैं नहीं बेचा, रेट तो मार्केट बहुत चल रहा है, मैं बेचूंगा तो नुकसान हो, नहीं, सेलर को बेचना ही पड़ेगा क्योंकि उसने ये ऑप्शन चूज़ किया हुआ है। तो कॉल ऑप्शन आप कर सकते हैं, 2 तरह के होते हैं यहाँ पर, कॉल और पुट। हम कॉल की बात कर रहे हैं कि प्राइस बढ़ेगा तो आपको बेनिफिट होगा, बायर को बेनिफिट होगा। द बायर ऑफ ए कॉल ऑप्शन पेज द प्रीमियम, उसके बदले में वो क्या पे करता है, प्रीमियम। स्टार्टिंग में क्या पे करता है, कुछ प्रीमियम पे करता है इन रिटर्न ऑफ द राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट एट द एक्सरसाइज प्राइस सी।
ठीक है, जिस प्राइस पे मैंने बोला है कि इस प्राइस पे मैं खरीदूंगा तो उस पर मैं बाय कर लूँगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसको उधर राइटिंग है द कॉल ऑप्शन राइटर रिसीव्स द प्रीमियम एज कंसिडरेशन फॉर बेयरिंग द रिस्क, ठीक है, वो रिस्क है तो इसलिए वो प्रीमियम उसको मिलता है। एक होती है पुट ऑप्शन। तो पुट ऑप्शन गिव्स द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट एट ए गिवन प्राइस ऑन और बिफोर ए गिवन डेट। उसको बेचने का ऑप्शन आता है। तो पुट के अंदर क्या होता है, जो उसको पुट ऑप्शन को खरीदता है उसके पास बेचने का ऑप्शन होता है कि मैं उसको बेच सकता हूँ, ठीक है। ये उल्टा अपोजिट है कॉल का। मान लीजिए इसमें स्टॉक में कैसे चलता है इसका कि अगर किसी का रेट बढ़ना होता है तो आप कॉल ऑप्शन लेते हैं, ठीक है, तो उसका आपको बेनिफिट रहेगा डेफिनेटली। पुट ऑप्शन में क्या होता है कि किसी चीज़ का आपको पहले से पता है कि प्राइस इसका जाने वाला है डाउन, ठीक है, तो आप उसको पहले से सेल कर देते हैं और बाद में ख़रीद लेते हैं। सेल पहले खरीद लेंगे मतलब प्राइस उस समय ज़्यादा है, जब बाद में खरीदेंगे तो क्या होगा, प्राइस कम है तो आपको बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉल पुट ऑप्शन चलती हैं। बाइंग ए पुट, द बायर ऑफ द पुट ऑप्शन पेज द प्रीमियम, तो पे करना ही पड़ेगा। बाय चाहे करो ऑप्शन लो या पुट ऑप्शन लो, प्रीमियम फॉर द राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट एट एक्सरसाइज प्राइस, राइटिंग ए पुट। उसका फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ ऑप्शंस, फ्यूचर प्राइस, स्ट्राइक प्राइस में जिस प्राइस पे वो खरीद रहा है वो स्ट्राइक प्राइस रहता है। इंटरेस्ट रेट, टाइम, वॉलेटिलिटी, एडवांटेजेस ऑप्शन, देयर इज लिमिटेड रिस्क फॉर मैनी ऑप्शन स्ट्रेटजीज, देयर इज नो मार्जिन कॉल्स फॉर मैनी स्ट्रेटजीज, ऑप्शन फॉर वाइड रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज एंड सो। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है, द ट्रेडर पेज अ प्रीमियम टू एंटर द मार्केट व्हेन बाइंग द ऑप्शन, ठीक है। व्हेन द वॉलेटिलिटी इज हाई प्रीमियम्स कैन बी वेरी एक्सपेंसिव, तो बहुत एक्सपेंसिव हो सकती है जब मार्केट वॉलेटाइल होती है। द ट्रेड इज पेइंग फॉर टाइम सो द प्रीमियम बिकम्स एन इरोडिंग एसेट, ठीक है, तो धीरे धीरे कम होता रहता है प्रीमियम जो आपके पे करते हैं। ऑन द अदर हैंड ऑप्शन सेलर्स कैन रिसीव प्राइस प्रीमियम्स बट दे हैव मार्जिन रिक्वायरमेंट, तो उनको मार्जिन की रिक्वायरमेंट रहती है। Entry and exit from some markets can be difficult even if the positions entered with the limit order exists. Exiting can be problem unless the option is in the money. Of course, the option buyers can exercise the option, receive a future position, then liquidate the futures. Type of options, traded options, double options होती हैं, फिर knockout options होती हैं, knock in options होती हैं, one touch option होती हैं. When a certain level is hit, a company buying an option gets a predetermined payoff. It could be $10,000, $20,000. This is how companies make money through derivative deals. इसे कहते हैं वन टच ऑप्शंस। चलो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद होती है डबल टच ऑप्शन, वारंट्स, लीप्स, बास्केट्स, स्वैपेशन। उसके बाद कैलेंडर स्प्रेड्स, कैलेंडर स्प्रेड रहते हैं, कैलेंडर स्प्रेड एंटिल सेलिंग पोजीशन नियर मंथ expiry against the purchase of the option of this for the same underlying and at the same strike price in the far month. उसके बाद है calculation of premium on options. The option premium is not fixed by the exchange. Intrinsic value of an option, intrinsic value is equal to spot price minus strike price. Intrinsic value कॉल ऑप्शन के लिए स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, अदरवाइज स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस हो जाएगा क्योंकि पुट ऑप्शन में आप सेल करते पहले। इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, तीन तरह की होती हैं। एट द मनी व्हेन द ऑप्शन से स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू दैट ऑफ द अंडरलाइंग एसेट प्राइस, दिस इज ट्रू फॉर बोथ पुट्स एंड कॉल्स, ठीक है। इन द मनी का मतलब क्या है, व्हेन द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन इज लेस देन द अंडरलाइंग एसेट। इन द मनी लेस देन है कॉल ऑप्शन में, ठीक है, तो इन द मनी में आता है। व्हेन द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन इज, व्हेन द स्ट्राइक प्राइस, कॉल ऑप्शन इज सेड टू बी इन द मनी व्हेन द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन इज लेस देन द अंडरलाइंग एसेट प्राइस। फॉर एग्जांपल, निफ्टी कॉल ऑप्शन इन मार्केट इज स्ट्राइक ऑफ 1900 is in the money when the spot price of Nifty is 1930, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस मैंने दिया था 19 और प्राइस निफ्टी का बढ़ के हो गया 1930, स्पॉट प्राइस 1930, सॉरी स्पॉट प्राइस जब खरीदा तो उसमें स्पॉट प्राइस था 1930, अब हो गया 1900, तो इन द मनी आ गया, वो नीचे आ गया उससे।
The call option holder has the right to buy the Nifty at 1900 no matter by what amount the spot excess strike price with the spot price 2100. Selling Nifty at the higher price can make a profit. ठीक है, अगर ज़्यादा पे होगा तो कॉल ऑप्शन में अगर प्राइस बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट रहेगा, पुट ऑप्शन में प्राइस घटेगा तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट रहेगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? कॉल ऑप्शन मैंने कहा था कि बढ़ेगा, ठीक है, तो इसलिए प्रीमियम दिया, अब वो बढ़ेगा तभी आपको फ़ायदा होगा। अब पुट ऑप्शन में अगर कम होगा तब आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपने ख़रीदा होगा, पुट ऑप्शन में ख़रीदा होगा ज़्यादा पे और कम हो गया प्राइस तो बेनिफिट मिलेगा। कॉल ऑप्शन में आपने ख़रीदा है, कम पे बढ़ गए तो आपको फ़ायदा होगा। ए कॉल ऑप्शन इज सेड टू बी आउट ऑफ मनी कब कहते हैं? व्हेन द स्ट्राइक प्राइस इज ग्रेटर देन द अंडरलाइंग एसेट प्राइस। यूजिंग द अर्लियर एग्जांपल निफ्टी ऑप्शन, इफ द निफ्टी फॉल्स टू 1820, अभी कॉल ऑप्शन है, ये कम हो गया प्राइस, द कॉल ऑप्शन हैज़ नो लॉन्गर पॉजिटिव एक्सेस है, अब पॉजिटिव वैल्यू नहीं, इसको माइनस में नेगेटिव में घाटा ही होगा। द कॉल ऑप्शन होल्डर विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू बाय निफ्टी एट 1900 व्हेन द करंट प्राइस इज 1820 एंड अलाउ हिज ऑप्शन राइट टू लैप्स। तो उसने जो प्राइस दिया होगा, प्रीमियम दिया होगा, उसको सोचेगा उसको मैं छोड़ देता हूँ, उसको लैप्स कर देता हूँ, वो पूरा मैं बाय थोड़ी करूँगा इतने प्राइस पर। ठीक है, देखो यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, इन द मनी when the strike price is less than the spot price, so in the money है, at the money यानी इक्वल है, तो जब वो ऑर्डर प्लेस करते हैं ना तो वो at the money होता है, उसके बाद वो in the money बन जाएगा तो out the money बन जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, या जब खरीदने के बाद वो तो या तो in the money बनेगा तो out the money बनेगा, क्योंकि सेम रहने के चांसेस तो कम ही होते हैं, ऊपर नीचे होता ही रहता है मार्केट। तो in the money मतलब हमारे फेवर में चल रहा है, आउट ऑफ द मनी मतलब हमारे फेवर में नहीं चल रहे हैं। कॉल ऑप्शंस की बात करें तो स्ट्राइक प्राइस मेरा अगर कम हो जाता है स्पॉट प्राइस से तो मैं इन द मनी बन जाऊंगा, और स्ट्राइक प्राइस मेरा बढ़ जाता है स्पॉट प्राइस से तो मैं आउट ऑफ द मनी हो जाऊंगा। अरे तो स्ट्राइक प्राइस मतलब मैंने बोला था कितना प्राइस होगा, स्पॉट प्राइस मतलब मेरा कम था, उस समय प्राइस कम था, मैंने बोला था इतना होगा, तो मेरा प्राइस बढ़ गया तो मुझे फ़ायदा होगा ना। तो स्ट्राइक प्राइस जिस बोला था, मैंने कहा था ये मेरा स्ट्राइक प्राइस है, ये मेरा होगा, अगर इतना हो जाता है तो मुझे फ़ायदा है, और अगर स्ट्राइक प्राइस कम हो जाता है कॉल ऑप्शन में तो मुझे नुकसान हो जाएगा। तो मैं सॉरी ठीक है, तो मैंने पढ़ लिया इसके बारे में। तो बेसिकली इन द मनी क्या है कि ये स्पॉट प्राइस की बात करें, अब जब आप ख़रीदने वाले हो या फिर आप कॉल ऑप्शन में ऑप्शन एक्सरसाइज करने वाले हो तो वो हमारा प्राइस बन गया स्पॉट प्राइस। अगर आपका स्पॉट प्राइस ज़्यादा है स्ट्राइक प्राइस से, जब आपने ख़रीदा था तो वो आपने स्ट्राइक किया था, ठीक है, जब आपने ख़रीदा था आपने स्ट्राइक किया था, वो स्ट्राइक प्राइस है। अगर स्ट्राइक प्राइस आपका कम था और अभी स्पॉट प्राइस ज़्यादा है तो आपको फ़ायदा होगा और आप इन द मनी कहलाओगे, ठीक है। और अगर जब आपने स्ट्राइक किया था वो स्ट्राइक प्राइस अपना अभी का प्राइस जो है स्पॉट प्राइस वो लेस है एंड द स्ट्राइक प्राइस मतलब जब आपने वो ख़रीदा है तब आपने स्ट्राइक किया था, आपने हथौड़ा मार के ख़रीदा है। देखो जब भी जो वो बेचते नहीं हैं, क्या कहते हैं, ऑक्शन करते हैं, तो वो आता है ना, वो हथौड़ा मारता है, ठा 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 बेच गया, तो वो स्ट्राइक प्राइस है कि इस पर मैंने, ये मेरा स्ट्राइक प्राइस है, जब मैं ख़रीदता हूँ तो मैं स्ट्राइक करता हूँ एक, ठीक है। उसके बाद जब वो बेचते हैं तो एट द स्पॉट प्राइस कहलाता है कि इस स्पॉट पे मैं अब इसको ख़रीदने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मेरा बढ़ जाता है बाद में तो मेरा फ़ायदा है, अगर बाद में घट जाता है स्पॉट प्राइस तो मेरा नुकसान है कॉल ऑप्शन में। और पुट ऑप्शन इसका रिवर्स होता है, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, इसकी टाइम वैल्यू रहती है क्योंकि एक फिक्स टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उसके बाद पता नहीं क्या चेंज होगा, लेकिन मैं इस टाइम के लिए वैलिड हूँ, तो उस टाइम तक एक्सरसाइज नहीं किया तो वो प्रीमियम पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। टाइप्स ऑफ द कवर्ड कॉल्स, टाइप्स इसमें पुट और कॉल की बात कर रहे हैं। कवर्ड कॉल होती है, कवर्ड पुट कॉल होती है, पुट कॉल रेशो की बात हो रही है। पुट कॉल रेशो इज द रेशो ऑफ trading volume of the put options to call options. Changes in the ratio are indicative of the prevailing market sentiments. Put to call ratio. The traders use put option to fix a sell price for their securities when they anticipate a fall in the price. Option market, open market. Open market is the total number of open contracts on a security, including the number of future contracts, so the option contracts that have not been exercised, expired or fulfilled by the delivery. तो वो होते हैं मार्केटिंग
मार्किंग टू मार्केट इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग द प्राइस, मार्किंग टू मार्केट, रिकॉर्डिंग द प्राइस और वैल्यू ऑफ एन एसेट टू रिफ्लेक्ट इट्स करंट मार्केट वैल्यू रादर देन इट्स बुक वैल्यू। तो करंट मार्किंग टू मार्केट के हिसाब से मैं वैल्यू डिसाइड कर रहा हूँ रादर देन बुक वैल्यू। कमोडिटी फ्यूचर्स भी होते हैं। कमोडिटी फ्यूचर्स इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल स्पेसिफाइड क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर एट अ सर्टेन प्राइस एग्रीड अपॉन, जिस पे प्राइस पे एग्री किया है मैं फ्यूचर में खरीदूंगा एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट पे ही जब मैं एंटर कर रहा हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट में ऑन द कमोडिटी फ्यूचर एक्सचेंज, तो इसका अलग से एक्सचेंज है, कमोडिटी फ्यूचर एक्सचेंज है, ठीक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्यूचर एक्सचेंजेस आर इफेक्टिव प्राइस डिस्कवरी एंड एफिशिएंट प्राइस रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, पूरा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, देखेंगे हम इसको आगे। तो 100 commodities are available for trading. Some of them are named edible oil seed, example groundnut, mustard seed, cotton seed, sunflower, rice bran, soya oil etc. Food grains, cereal, pulses, maize है, और उसका मेटल्स है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम। स्पाइसेस में टर्मरिक, पेपर, कार्डिमन है। फाइबर में कॉटन, जूट एटसेट्रा है, और एनर्जी में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एटसेट्रा है। और अदर्स में क्या है हमारा कॉटन सीड, शुगर, जागरी, rubber etc. Fluctuation in the commodity prices are major risk borne by the farmers and those engaged in the food processing industries in India. स्वैप्स की हमने स्वैप्स की बात की थी कि एक के बाद दूसरा स्वैप कर लेना, इंटरेस्ट रेट स्वैप होते हैं, और क्या स्वैप होते हैं, एक और हमने बात किया था कुछ। स्वैप कैन बी डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ वन स्ट्रीम ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो विद अनदर स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो विद डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। 26 मिनट हो गए, फटाफट करते हैं। प्रिंसिपल ओनली स्वैप्स, प्रिंसिपल ही स्वैप होता है। इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है। करेंसी स्वैप हो जाती है, करेंसी भी स्वैप कर सकते हैं यहाँ पे, एक करेंसी दूसरी करेंसी ले लो। कैरी ट्रेड स्वैप होता है। कैरी ट्रेड स्वैप इज अ कंपनी कैन मूव फ्रॉम हायर इंटरेस्ट रेट करेंसी टू लोअर इंटरेस्ट रेट रादर देन हेजिंग द फुल करेंसी रिस्क थ्रू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विच वुड एलिमिनेट द कैरी। इट कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हेजिंग बाय ऑप्शन नॉकआउट। कैरी ट्रेड स्वैप नहीं समझ में आया। क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप के बारे में पढ़ेंगे, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप, और उसके बाद हम बात करेंगे कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन, CDOs की बात करेंगे। कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस, द नेसेसिटी ऑफ फाइनेंशियल इंजीनियरिंग फाउंड अ न्यू वे ऑफ लीवरेज्ड फाइनेंसिंग विच कंटेन्स द बेस्ट रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इन्वेस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस पैक्ड विद द डेट एंड इक्विटी लोन। इट ऑफर्स द बेस्ट रिस्क रिटर्न प्रोफाइल। समझ में कुछ भी नहीं आया। कोलेटरलाइज्ड डेट और डेट ऑब्लिगेशन के बारे में बाद में हम पढ़ेंगे। इक्विटी ट्रेंच की बात हो रही है। इक्विटी ट्रेंच, द इक्विटी ट्रेंच या ट्रेंच इज द फेवर ऑफ द अंडरलाइंग एसेट एज इट enables the investors to gain higher yield. Debt trench, the option to buy a debt trench of CDO have limited exposure to risk as the underlying are rated debt securities. टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। करेंसी फ्यूचर्स, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, इक्विटी फ्यूचर्स। रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट, इंक्रीज वॉलेटिलिटी इन एसेट्स प्राइसेस, फाइनेंशियल मार्केट, इंक्रीज इंटीग्रेशन इन नेशनल मार्केट, इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ द रिस्क इन द डेरिवेटिव मार्केट, रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, लीगल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, वैल्यूएशन रिस्क, कंटेजियन रिस्क। तो बस इतना ही करेंगे। ये हमारा कितना हो गया, पेज नंबर 217 तक हो गए हमारा। हम यहीं पे कहते हैं 28 मिनट्स के बन गए। पार्ट नंबर हमारा कौन सा था, पार्ट नंबर 11 है कि 12 है, 12 है।